हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। और आज की क्लास में हम जिस टॉपिक को देखने वाले हैं वो है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, न्यूटन्स रिंग के बारे में कुछ बताया था, है ना। और ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है, इंटरफेरेंस पैटर्न पे बेस्ड है। सबसे पहले इसका जो वर्किंग डायग्राम है, क्योंकि डायग्राम अगर आपको इजीली अच्छी तरह से समझ में आ जाता है तो सबको समझ में आ जाएगा। ये कोई एस मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है जिससे ऐसे लाइट आ रही है और यहाँ पर आपका कोई नॉर्मल प्लेन लेंस लगा हुआ है और इस लेंस से लाइट आगे जा रही है, ठीक है। और ये लाइट आगे जाकर के एक 45 डिग्री की इंक्लाइंड प्लेट जो है, ये प्लेट कितनी है सर, ये प्लेट है 45 डिग्री एंगल की इंक्लाइंड प्लेट। इस प्लेट से लाइट जा रही है और आगे रिफ्लेक्ट हो रही है और कुछ पार्ट लाइट का जो है वो ट्रांसमिट होकर ऊपर भी जा रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है बच्चों, तो आप ये समझ लेना कि यहाँ पे जो लगा हुआ है ना, ये कौन है, ये आपका मिरर M2 है। ये आपका कौन है, मिरर M2। अभी वैसे मैं समझाऊंगा एक एक की वर्किंग। ये आपकी ग्लास प्लेट है। कौन सी ग्लास प्लेट है सर, ये ऐसी ग्लास प्लेट है जो कि 45 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड है, ठीक है। लेबलिंग बहुत जरूरी है बच्चों, ध्यान रखना। फिर यहाँ पर अपन काम में लेते हैं कंपनसेंट्री प्लेट। इस प्लेट का कुछ भी काम नहीं है, इससे नॉर्मल लाइट निकलेगी। काम क्या है थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा कि काम क्या है। और यहाँ पर एक फिटेड मिरर है, ये फिटेड मिरर वन साइड सिल्वर पॉलिश्ड है, इसको बोलते हैं सर अपन मिरर M1। बड़े ध्यान से समझिएगा कि क्या प्रोसेस है ना। और जब ये टकरा के लाइट, पहले तो ये यूं जाएगी, है ना, और फिर उससे टकरा करके मिरर से टकरा कर, क्योंकि सिल्वर पॉलिश है तो आगे तो निकल नहीं पाएगी, तो वापस आएगी। और वापस आकर के लाइट जब इधर जाएगी तो लाइट का कुछ पार्ट तो इधर से टकरा करके इधर आएगा और कुछ पार्ट इधर से जाकर के वापस ऊपर टकराएगा। तो जिस जगह पर ये दोनों वेव्स मिलेंगी वहां पर इंटरफेरेंस होगा। और इंटरफेरेंस पैटर्न को आप लोग जो है वो यहाँ पर नीचे अपने माइक्रोस्कोप हो सकता है, आपकी आई हो सकती है ना, ये आपने लगा रखा है, ये आपका माइक्रोस्कोप, ये आपकी आई है। इस प्लेट का नाम है कंपनसेंट्री प्लेट। एक एक का काम क्या है अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा। और ये है इसका स्केच डायग्राम। डायग्राम का तब तक नंबर नहीं है बच्चों आरटीयू के अंदर जब तक लेबलिंग प्रॉपर नहीं हो, है ना। ये लाइट, ये वेव्स जो जा रही है वो दिखानी पड़ेगी। ये लेंस है ना, नॉर्मल लेंस है तो आप प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लिखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल लेंस एल लिख सकते हैं। और ये मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, यहां भी लिखना जरूरी है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। ये बच्चों अपन ने एक डायग्राम बनाया। अब मैं आपको समझाने वाला हूं पहले तो इसका कंस्ट्रक्शनल सेटअप। बच्चों देखो ध्यान से समझना, कंस्ट्रक्शन सेटअप तो क्या कह रहा है और ये इसका वर्किंग सेटअप क्या कह रहा है। कंस्ट्रक्शन सेटअप में आपको ये लिखना होता है कि क्या क्या अरेंजमेंट है और क्या क्या अरेंजमेंट है, बस इतना ही लिखना है। और किसका क्या काम है, बस दैट्स इट। मोनोक्रोमेटिकली, हाईली मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स अपन ने यूज किया, जिससे अपनी जो लाइट है वो बिना स्प्लिट हुए यहां पर आकर के गिरी। इस लेंस ने क्या करा, उनको जो है वो आगे मूव फॉरवर्ड किया। ये जो लाइट रेज है, ये लाइट रेज आकर के गिरी एक ऐसी प्लेट पर जो कि 45 डिग्री एंगल इंक्लाइंड है। 45 डिग्री का मतलब ऐसे है ये प्लेट, इंक्लाइंड प्लेट। तो इंक्लाइंड प्लेट क्यों रखी है, आपको ऑब्वियसली पता है कि इंक्लाइंड प्लेट से ये वाला जो पार्ट है ये इसका रिफ्लेक्टेड पार्ट, सॉरी ये वाला जो पार्ट है इसका ट्रांसमिटेड पार्ट होगा, मतलब एक पार्ट, और एक पार्ट आगे इधर जाएगा, ये ट्रांसमिटेड होगा और ये वाला रिफ्लेक्टेड होगा, ठीक है। तो कुछ पार्ट लाइट का रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ पार्ट लाइट का ट्रांसमिट करेगा, या फिर जिसको रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट अपन कहते हैं ना। तो ये थोड़ा सा डेंसर टू रेयर, रेयर टू डेंसर मीडियम के कंसेप्ट से थोड़ी बहुत लाइट ऊपर नीचे होगी और ये फिर जाकर के लाइट गिरेगी यहाँ पे कंपनसेटरी प्लेट पे। फिर कंपनसेटरी प्लेट से लाइट आगे जाएगी और आगे लगा हुआ है ये है हाफ सिल्वर पॉलिश ग्लास प्लेट। हाफ सिल्वर, सॉरी ग्लास प्लेट नहीं, मिरर, हाफ सिल्वर मिरर है ये, ठीक है बच्चों। तो ये जो हाफ सिल्वर मिरर है क्या करेगा, लाइट को वापस लीजिएगा। एक एक का काम, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, लाइट प्रोवाइड करवाना। लेंस का काम, सारी लाइट को एक वे प्रोवाइड करवाना। ग्लास प्लेट जो कि 45 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड है, इसका काम मैक्सिमम लाइट जो है वो आगे की तरफ रिफ्लेक्ट करे और कुछ पार्ट उसका ट्रांसमिट करे, केवल ये। कंपनसेटरी प्लेट का क्या काम है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आरटीयू बहुत बार पूछता है फिजिक्स के पेपर में। कंपनसेटरी प्लेट का काम है कि अगर ये कंपनसेटरी प्लेट नहीं होगी ना बच्चों तो क्या होगा, ये लाइट जो यहां से जा रही है, अगर कंपनसेटरी प्लेट नहीं होगी तो ये जो लाइट यहां से जा रही है ना, ये फटाफट जाएगी और फटाफट आ जाएगी। मतलब कि द पाथ डिफरेंस विच इज ट्रेवल्ड बाय रिफ्लेक्टेड वेव डज नॉट इक्वल टू दी पाथ ट्रेवल्ड बाय ट्रांसमिटेड वेव। तो दोनों मिलेंगी ही नहीं, तो सुपर इम्पोज कैसे होंगी, सुपर इम्पोज नहीं होंगी तो फेज डिफरेंस नहीं होगा, या फेज डिफरेंस का पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा तो इंटरफेरेंस का पता नहीं चलेगा। तो इसलिए अपनी कंपनसेटरी प्लेट का काम क्या है कि इसको थोड़ा सा टाइम प्रोवाइड करवाना। ये जो रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जा रही ना, तो कंपनसेटरी प्लेट के थ्रू होती हुई जाएगी, तो क्या होगा, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, पाथ डिफरेंस थोड़ा ज्यादा होगा। जब वो वहां से लौट कर आएगी, इतने में जो ये ट्रांसमिटेड पार्ट था ना, ये भी ऊपर मिरर M2 से टकरा के वापस नीचे आएगा। तो ये दोनों या तो यहाँ पे मिले, या ये यहाँ पे मिले, या यहाँ पे मिले, लेकिन यहीं तक में कहीं मिल जानी चाहिए, ठीक है।
99% केसेस में कहा मिलते हैं, यहीं पर। और इसकी वजह से लोकलाइज फ्रिंजेस बनती है। वो लोकलाइज फ्रिंजेस जो होती है माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर ली जाती है। ठीक है, M2 मिरर और M1 मिरर एक दूसरे के परफेक्टली परपेंडिकुलर, 2 मार्क का पक्का क्वेश्चन। वाई सर्कुलर फ्रिंजेस विल फॉर्म? बिकॉज M1 मिरर एंड M2 मिरर आर परफेक्टली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के परफेक्टली परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर ये एक दूसरे के परफेक्टली परपेंडिकुलर नहीं है तो इनका पाथ डिफरेंस कुछ इस हिसाब का बनेगा कि इलेप्टिकल वेव बन सकती है, इलेप्टिकल फ्रिंज फॉर्म बन सकता है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो सर्कुलर बनेगा, वरना कोई भी और फॉर्मेट बन सकता है। ठीक है बच्चों, दूसरी बात, ये माइक्रोस्कोप से अपन ने ऑब्जर्व कर लिया। तो जब भी आप कंस्ट्रक्शन सेटअप लिखने बैठेंगे ना, चाहे आप न्यूटन रिंग का लिख रहे हो चाहे आप इसका लिख रहे हो, आपको केवल ये बताना है कि किस किस में क्या हो रहा है। आप वर्किंग मैकेनिज्म को समझो, है ना। वर्किंग क्या कह रही है इसकी? वर्किंग भी वही है जो कंस्ट्रक्शन में तो आपने ये बताया। वर्किंग में हो क्या रहा है, एक लाइट सोर्स आके गिरी, जैसे ही लाइट सोर्स इस पर आके गिरी और ग्लास प्लेट के थ्रू वो पास हुई, तो कुछ पार्ट तो लाइट का रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पार्ट लाइट का ट्रांसमिट हो गया। रिफ्लेक्टेड पार्ट एक कंपनसेटरी प्लेट के थ्रू होता हुआ मिरर M1 पे गिरा, जहां से वो रिफ्लेक्ट बैक हुआ और रिफ्लेक्ट बैक आकर के वो वापस से अगेन ग्लास प्लेट से ऊपर की तरफ वो वेव गई, है ना। तो जब ये वेव यहां से मिलेंगी, मतलब एक वेव जो ऊपर से नीचे आ रही है वो, एक वेव जो यहां से आ रही है वो दोनों जहां पे भी मिलेंगी सुपर इम्पोज होगी, वहां पर इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व होगा। सर इंटरफेरेंस पैटर्न क्या है? जब भी दो लाइट वेव आकर के एक पॉइंट पे मिलती हैं तो या तो उनके बीच में फेज डिफरेंस जो होता है वो 0 होता है, या फिर उनके बीच में कुछ फेज डिफरेंस होता है। अगर फेज डिफरेंस 0 है, जो लाइट मिली है, तो वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और ब्राइट फ्रिंज बनेगी। यदि कुछ फेज डिफरेंस है, ये मान लो पहली वाली रे है, ये दूसरी वाली रे है, इसका A sin ओमेगा टी, इसका A sin ओमेगा टी प्लस फाई है। जब ये दोनों आगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होंगी, सुपर इम्पोज होंगी, उस कंडीशन में क्योंकि फेज डिफरेंस है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। एज रिजल्टेटिवली यू कैन से कि यहाँ पर डार्क फ्रिंजेस बनेंगी। तो वो जो डार्क फ्रिंजेस बनेंगी वो भी यहाँ पे ऑब्जर्व होंगी, जो ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी वो भी यहाँ पे ऑब्जर्व होंगी, है ना। इंटरफेरेंस वगैरह, अब ये मैं आपको समझा दूं, कंस्ट्रक्शन सेटअप में तो एक एक का आपको बताना है कि कौन क्या है और उसका काम क्या है। दूसरी बात, वर्किंग मैकेनिज्म में आपको बताना है कि केवल प्रोसेस क्या हो रहा है, ठीक है। और तीसरी बात जो आती है वो आता है इसका डेरिवेशनल सेटअप। डेरिवेशनल सेटअप जो है बच्चों वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में केवल हम लोग कितना देखने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग इसका वर्किंग और इसका यू कैन से इसके वर्किंग और इसका कंस्ट्रक्शनल सेटअप, है ना। इससे छोटे छोटे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। इस कंपनसेटरी प्लेट का वर्क क्या है ना। वर्क ऑफ कंपनसेटरी प्लेट, आंसर भी सुन लो। वर्क ऑफ कंपनसेटरी प्लेट इज टू जस्ट प्रोवाइड टू यू कैन से कंपनसेट द पाथ विच इज ट्रेवल्ड बाय रिफ्लेक्टेड वेव एंड it should be almost same as the transmitted path wave, है ना। जो इसने जितना पाथ ट्रेवल कर रही है ना ये रिफ्लेक्टेड वेव, उतना ही ट्रांसमिटेड में हो, ताकि वो दोनों मिले तो सही एटलीस्ट। वरना क्या होगा, ये तो फटाफट आके आ जाएगी और ये इतने में आ नहीं पाएगी, तो दोनों सुपर इम्पोज हो नहीं पाएंगी प्रॉपरली। तो आपकी जो फ्रिंजेस बनेंगी वो कंटिन्यूस नहीं बन पाएंगी, आपको अच्छे से शो नहीं हो पाएगा। दूसरा, सर्कुलर फ्रिंजेस ही क्यों बनती है? सेकंड क्वेश्चन ये, सर्कुलर फ्रिंजेस। तो सर्कुलर फ्रिंजेस बनती है क्योंकि आपका M1 और M2 मिरर परफेक्टली परपेंडिकुलर है, तो इनकी वजह से जो पाथ डिफरेंस क्रिएट हुआ है रिफ्लेक्टेड वेव में और ट्रांसमिटेड वेव में, वो कुछ इस हिसाब का बना है कि सर्कुलर फ्रिंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। थर्ड क्वेश्चन, माइक्रोस्कोप जो है इससे क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप से हम लोग जो सर्कुलर फ्रिंजेस पैटर्न बन रहा है उसको ऑब्जर्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई इट इज ग्लास प्लेट इज ऑलवेज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री एंगल? बिकॉज inclination of this glass plate should be responsible for maximum ray should be passed through it and minimum way of transmitted. So that's why our procedure will be clear, है ना। अगर ये पूरा का पूरा मैं ऐसे रख देता तो पूरी ट्रांसमिट हो जाती, आगे जाती नहीं, या फिर मैं पूरी 0 रख देता तो ट्रांसमिट कुछ होता ही नहीं, है ना। तो इस तरीके से, और ये जो लेंस है इसको नॉर्मली कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस दैट शुड बी यूज्ड। ठीक है बच्चों, तो इसका कंस्ट्रक्शन सेटअप और ये वाली जो चीज है दोनों चीज तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।